हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेडिएशन। तो इससे पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उस चैप्टर में हमने काइनेटिक थ्योरी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और उसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट था थर्ड चैप्टर का दैट इज रेडिएशन वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेडिएशन में पढ़ा था कि रेडिएशन क्या होता है, उसके बाद एमिशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो सब पढ़ा था हमने, राइट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पढ़े थे, जैसे कि हमने देखा था कि डायथर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है, उसके बाद ओपेक सब्सटेंस क्या होता है, उसके बाद थर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है और लास्ट में ब्लैक बॉडी देखा था। और हमने रिलेशन निकाला था किसके लिए, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1। और अलग अलग कंडीशंस पे हमें अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये तीन वैल्यूज की आंसर्स मिले थे। और हमने उसके बाद देखा था परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है और फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होता है, राइट। सो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज से। किससे स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर? ये आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इस थियरी में, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं पर हम उसको अज्यूम नहीं करते और हम उसको क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। वही सब पढ़ना है किसमें, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में। ये जो थ्योरी है वो दी गई थी 1792 में। कब दी गई थी ये थ्योरी? दिस थ्योरी वाज गिवन इन द ईयर 1792 एंड इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट प्रीवोस्ट। क्या नाम था उनका? पेरी प्रीवोस्ट। पेरी प्रीवोस्ट। तो इसको प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज एंड इट इज गिवन इन 1792। तो डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, इन्होंने सबसे पहली पॉइंट क्या बताया किसमें, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में सबसे पहला पॉइंट कहा गया है इन्होंने कि एवरी बॉडी और ऑब्जेक्ट रेडिएट और एमिट radiation and absorb radiation at same time। मतलब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सेम टाइम पे हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, सेम टाइम पे हीट एमिट भी करेगा, राइट। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन एंड क्वांटिटी ऑफ हीट एमिशन कैन बी डिफर। कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कोई ऑब्जेक्ट कम एमिट करेगा, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा एमिट करेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर। ये जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या होते रहता है, वेरी होते रहता है किसका, ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर हम दो केस लेते हैं। कितने केस लेते हैं यहाँ पर हम? दो केस लेते हैं। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, दिस इज माई सेकेंड कंडीशन। यहाँ पर मैंने लिया एक आइस क्यूब। क्या लिया मैंने यहाँ पर? आइस क्यूब। तो जब मैं यहाँ पर एक आइस क्यूब ले रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर एब्सोल्युटली क्या रहेगा? इनिशियली इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री पे है ये? 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। और इसको हमने रखा है एक एनक्लोजर में या एक रूम में। किसमें रखा है हमने? इसको एक रूम में रखा है। उस रूम का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 25 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है एक कंसेप्ट, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखो, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है और आइस का टेम्परेचर कम है। रूम का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है और आइस का टेम्परेचर कम है। बिकॉज ऑफ दिस यहां पर होगा क्या, यहां पर जो सराउंडिंग है या जो रूम है उससे क्या होगा, ये आइस क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर आइस क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। सेम टाइम पे ये क्या करेगा? हीट रेडिएट भी करेगा या एमिट करेगा। हीट रेडिएट भी करेगा या हीट एमिट भी करेगा। पर यहां पर हमें पता है ये क्या करेगा, ये कब तक हीट एब्जॉर्ब करेगा? जब तक इसका टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता।
हीट फ्लो कब तक होता रहेगा, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। मान लो अभी रूम का टेम्परेचर इतना है और आइस का टेम्परेचर इतना है, तो ये क्या होते जाएगा, धीरे धीरे करके आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है, आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है। एक टाइम आ जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूम का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा। इनिशियली क्या हो रहा था, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा था, आइस का टेम्परेचर कम था। धीरे धीरे करके आइस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आइस क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है और रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आइस से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, रूम का टेम्परेचर कम होगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे टाइम पे हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन is greater than rate of emission। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, एवरी बॉडी और ऑब्जेक्ट रेडिएट और एमिट रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन एट सेम टाइम। मतलब ये जो आइस है वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है और हीट रेडिएट भी कर रहा है, मतलब हीट बाहर भी निकाल रहा है। पर जो रेट एब्जॉर्ब करने का है किसका, आइस का, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कम हीट बाहर एमिट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होते रहेगा और रूम का टेम्परेचर कम होते रहेगा। तो जब ऐसा कंडीशन होगा कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो लोअर टेम्परेचर पे, अपना ऑब्जेक्ट इस पे है लोअर टेम्परेचर पे है और जो अपना सराउंडिंग है वो हायर टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पर रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ एमिशन। मतलब ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और बहुत कम हीट रेडिएट करेगा। इतना बात कंसेप्ट क्लियर है। तो ये किसके लिए था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लोअर टेम्परेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लोअर टेम्परेचर। तो अभी क्या कंसेप्ट होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और रेट ऑफ एमिशन कम होगा। मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, कम हीट रेडिएट करेगा या एमिट करेगा। सिमिलरली यहां पर आप मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक क्या है, एक कप रखा है मैंने, क्या रखा है, कप, और ये सॉसर हो गया इसका। इसके अंदर हमने टी भर के रखा है, क्या भर के रखा है, टी, गरम चाय भर के रखा है हमने। इसमें क्या है, इसमें हॉट टी। इनिशियली मान लो इसको हमने फिलहाल ही में गर्म किया है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे ही हमने चाय बना लिया और हम क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो इनिशियल इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहां पर रख रहे हैं, वापिस से एक रूम में रख रहे हैं। मान लीजिए मेरे पापा ने चाय मंगाया है, मैं उनको चाय देके आया, पापा कहाँ पर है, रूम पे है, रूम के अंदर बैठे। इनिशियली रूम का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम चाय सर्व करेंगे थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे अगर पापा ने चाय ड्रिंक नहीं किया, पापा ने चाय नहीं पी, तो चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये जो यहाँ पर हमारा क्या है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इज हायर, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इज हायर, तब क्या होगा, यहां पर इस चाय में से क्या होगा, हीट रेडिएट ज्यादा होगा। हीट रेडिएट क्या रहेगा, या एमिट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसको ठंडा होना है अभी, इसको क्या होना है अभी, ठंडा होना है। किसको, चाय को। तो चाय क्या करेगा, ज्यादा हीट रेडिएट करेगा और कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। और क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा इसका, लेस रहेगा, एब्जॉर्प्शन विल बी लेस। तो ये कंडीशन याद रखना है कि एट सेम टाइम चाय क्या कर रहा है, हीट रेडिएट भी कर रहा है, एमिट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। पर यहाँ पर रेडिएशन का या एमिशन का रेट जो है वो ज्यादा रहेगा। मतलब बहुत तेजी से वो हीट एमिट कर रहा है और बहुत स्लोली वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या हो रहा है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा जो हीट एमिशन रेट है, या जिस तेजी से वो हीट एमिट कर रहा है वो ज्यादा है और जिस तेजी से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम है। इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जो टी है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके कूल डाउन हो रहा है या ठंडा हो रहा है। तो जब हमारे बॉडी का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो यहां पर रेट ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये दो कंडीशंस क्लियर है कि कब रेट ऑफ एमिशन और कब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। अगर मेरा बॉडी लोअर टेम्परेचर पे है तो ज्यादा तेजी से हीट एब्जॉर्ब करेगा और स्लोली हीट एमिट करेगा। अगर मेरा बॉडी जो है वो हायर टेम्परेचर पे तो ज्यादा तेजी से हीट एमिट करेगा और बहुत स्लोली हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज और प्रीवोस्ट थ्योरी। अगर हम मान ले कि हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। इफ यू कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, ये तो क्लियर है अगर ज्यादा रहा टेम्परेचर और अगर कम रहा टेम्परेचर। तो अगर हम मानते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है या एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सेम है। मान लीजिए यहां पर मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने एक एंक्लोजर में रखा, इसको अंदर किसके रखा, मैंने एक डब्बे के अंदर पैक करके रख दिया। इस एंक्लोजर में मैंने क्या कर दिया, इसको पैक करके रख दिया। ठीक है, अब देखो मैं बोलता हूं कि इस एंक्लोजर का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हीट रेडिएट नहीं करेगा और हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में क्लियरली बोला गया है कि एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर वक्त हर एक ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और हीट रेडिएट भी करेगा। एकदम क्लियरली भाषा में समझाया गया है कि कोई भी टेम्परेचर रहो, कोई भी कंडीशन रहो, कोई भी एटमॉस्फेयर रहो या कोई भी कारण रहे, हर एक ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और हीट एमिट भी करेगा। बराबर, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जब इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बाहर में 25 है, अंदर भी 25, तब जब ऐसा होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब the temperature of object is same as the temperature of surrounding, temperature of object is same as temperature of surrounding or room। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन will be equal to rate of heat emission, will be equal to rate of heat emission। मतलब जिस तेजी से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस तेजी से वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी तेजी से वो क्या करेगा, हीट एमिट भी करेगा, उसी तेजी से वो हीट एमिट भी करेगा। तो ऐसे टाइम पे हम बोलेंगे दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन is equal to rate of emission। इस पॉइंट को गांठ मार के रख लो, बहुत काम आने वाला है ये कब होगा, when the object is in thermal equilibrium। तो ये था किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये था फर्स्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पूरे यूनिवर्स में तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और हीट रेडिएट या एमिट भी करेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन रेट कम रहेगा और एमिशन रेट ज्यादा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, जैसे हमने आइस में देखा, तो एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कम एमिट करेगा। और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के साथ ऑब्जेक्ट, तो क्या रहेगा, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना हीट वो क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। तो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ किसका, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज का, राइट। उसके बाद हमें बताया गया ये जो रेट ऑफ हीट एक्सचेंज है या रेट ऑफ एमिशन है, कि कितनी तेजी से वो हीट एमिट कर रहा है, कितनी तेजी से वो हीट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब किस मटेरियल पे हम लोग हीट एमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसको गर्म करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लास को गर्म करें तो जल्दी गर्म होता नहीं है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। वही अगर अपन किसको गर्म करें, स्टील को गर्म करें, जो अपने वेसल्स होते हैं उनको गर्म करें तो जल्दी गर्म हो जाते हैं, एज कंपेरेटिव टू ग्लास, जो अपने क्या है वेसल से, जो हम घर में यूज करते हैं बर्तन, उनको अगर हम हीट करेंगे
तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लास, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लास। कौन? हमारे घर के बर्तन, बराबर, क्योंकि कम हीट सप्लाई करने पर भी वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। ग्लास को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है? मेल्ट होता है। वही अगर हम गर्म वेसल्स ले लें, हमारे बर्तन ले लें, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो है पर वो हीट क्या करता है? जल्दी एब्जॉर्ब करता है। अगर वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है तो जल्दी क्या करेगा? वो हीट रेडिएट भी करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिला कि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हम किसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने बर्तन लिए हमारे तो जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे, अगर हमने घर के बर्तन लिए तो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जल्दी गर्म हो जाएंगे। और जैसे हम उसको क्या करेंगे? टच कर देंगे, वो अपने हाथ को चटका लगेगा, हमारे हाथ को क्या लगेगा? वहाँ पर एक चटके का फीलिंग आएगा, ठीक है, अपने हाथ भी गर्म हो जाएंगे फटाक से। मतलब जितनी जल्दी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी तेजी से वो हीट रेडिएट भी कर रहा है। वही अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास को हम हीट सप्लाई करेंगे, ग्लास को हम क्या करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे, तो हमें पता है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत कम गर्म होगा, बहुत कम गर्म होगा तो हम जब उसको हाथ लगाएंगे तो वो हीट एमिट भी बहुत कम करेगा। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो हीट एक्सचेंज का जो रेट है, फिर चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या फिर एमिशन हो, किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि हम किस मटेरियल को क्या कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि हमने ग्लास में देखा कि वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है तो कम हीट एमिट करेगा। वही अगर हम वेसल्स की बात कर ले, हमारे एल्यूमिनियम वेसल्स, स्टील वेसल्स, आयरन वेसल्स या लोहे की, तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा हीट एमिट करेगा। ये हो गया हमारा किसके बारे में? कि हमारा जो हीट एक्सचेंज का रेट है, फिर चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन हो, किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। सेकेंड वर्ड डिपेंड करता है कि जो अपना मटेरियल है वो पॉलिश है या रफ है, पॉलिश है या रफ है, मतलब सरफेस के जो मटेरियल है उसका जो सरफेस है जिसपे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, उस क्या है? उसके ऊपर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर वो पॉलिश्ड है तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो क्या है? पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। मतलब कम हीट क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो एमिशन भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम हीट इसके ऊपर जो आ रहा है पॉलिश सरफेस वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। वही अगर रफ सरफेस की बात करें, इसका रिफ्लेक्शन कम होगा, कम हीट क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा? उसका ज्यादा रहेगा। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा तो एमिशन भी ज्यादा होगा, एमिशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारा जो सरफेस है या मटेरियल है वो कैसा है? रफली डिजाइंड है या एकदम अच्छे से पॉलिशली डिजाइन है, उसके ऊपर भी क्या डिपेंड करता है? हमारा रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। अगर पॉलिश सरफेस है तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन कम होंगे, रफ सरफेस है तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है ये सरफेस एरिया पे, किस पे? सरफेस एरिया पे। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है हमारे पास। मान लीजिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? मेरे पास एक बल्ब है जो हम घर पे यूज करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एलईडी बल्ब है, क्या है? ये मेरे पास एलईडी बल्ब है। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सन कंसीडर किया, छोटा दिखाया पर मान लीजिए क्या है? मेरा सन कंसीडर किया। अब मुझे बताओ ज्यादा हीट रेडिएट कौन करेगा या ज्यादा गर्मी कौन देगा? बल्ब देगा या सन देगा? ज्यादा गर्मी कौन देगा? सन देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता है सन की गर्मी यहाँ तक पहुंच रही है, इतने दूर, हम सन से कितने दूर है? बहुत दूर है। फिर भी जो सन के रेडिएशन है या सन की जो हीट है वो हमारे अर्थ सरफेस तक आ रही है, मतलब सन की हीट रेडिएशन कैपेसिटी ज्यादा है और बल्ब की हीट रेडिएशन कैपेसिटी कम है। अगर हम एक रूम में बल्ब लगा दें और 2 रूम छोड़ के भी देखने जाए तो इसकी लाइट जो है एक रूम की वो तीसरे कमरे में नहीं जा सकती, मतलब ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। मतलब देखो इसका सरफेस एरिया छोटा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, मतलब अगर छोटा सरफेस एरिया है तो हीट रेडिएशन कम करेगा, सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेडिएशन ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर क्या दिखा हमने? सरफेस एरिया
ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा वो हीट एमिट करेगा, उतना ज़्यादा वो हीट क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर मैंने सरफेस एरिया कम कर दिया, अगर मैंने क्या कर दिया, सरफेस एरिया कम कर दिया, तो हीट भी क्या करेगा, वो कम रेडिएट करेगा। ठीक है, सरफेस एरिया कम, हीट रेडिएशन कम, सरफेस एरिया बढ़ गया, हीट रेडिएशन बढ़ गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलते हैं हम लोग एमिसिव पावर। जो हीट रेडिएट हो रहा है कितने पावर से रेडिएट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमिसिव पावर। सॉरी, हीट की बात कर रहे हैं हम, हीट रेडिएशन की, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू मतलब हीट रेडिएटेड या एमिटेड। क्यू इज नथिंग बट हीट रेडिएटेड या एमिटेड। इसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग टाइम की। अब टाइम के लिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है, कितना क्या है, एक बल्ब है, दो बल्ब कंसीडर कीजिए, ये एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया। दिस इज माय फर्स्ट बल्ब, दिस इज माय सेकंड बल्ब। इसको ऑन रखा मैंने 15 मिनट्स के लिए, इसको ऑन रखा मैंने 2 आवर्स के लिए। तो अब मुझे बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा गर्म होगा, कौन सा बल्ब ज्यादा गर्म होगा। सिंपल सी बात है, बल्ब 2 विल गेट मोर हीटेड, बल्ब 2 विल गेट मोर हीटेड। मतलब अगर मैं ज्यादा टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो हीट रेडिएट भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। यहाँ पर देखो 2 घंटे के लिए ऑन है, मतलब क्या 2 घंटे तक हम लोग हीट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। 2 घंटे तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होते जाएगा, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होते जाएगा। क्या होते जाएगा, हीट प्रोड्यूस होते जाएगा। हीट प्रोड्यूस जैसे होगा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कि गर्म बल्ब निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो क्लॉथ या तो कोई कपड़ा यूज करते हैं ताकि हमें चटका न लगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, अगर हम ज्यादा टाइम के लिए किसी बल्ब को या किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा रेट हीट एमिट करेगा। क्या बोला मैंने, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम के लिए हीट एब्जॉर्ब कराएंगे तो वो ज्यादा देर तक क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा, या ज्यादा अमाउंट की हीट रेडिएट करेगा। ये कम करेगा क्योंकि ये कम टाइम के लिए ऑन था, ये ज्यादा करेगा क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए ऑन था, इसलिए ज्यादा गर्म होगा और ये कम गर्म हो रहा है। कम गर्म मतलब कम हीट रेडिएशन, कम हीट एमिशन है। ज्यादा गर्म मतलब ज्यादा हीट एमिट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। ज्यादा देर के लिए रहेगा तो ज्यादा हीट देगा, ज्यादा देर के लिए रहेगा तो ज्यादा हीट देगा, कम देर के लिए रहेगा तो कम हीट देगा। सिमिलरली यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो हीट बढ़ गया, सरफेस एरिया कम कर दिया तो हीट कम हो गया। तो ये थे किसके बारे में, दिस आर द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। पहला क्या बताया, दैट एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब भी करता है और हीट रेडिएट भी करता है। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ एमिशन कम होगा। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ एमिशन ज्यादा होगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है सराउंडिंग के साथ, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमने देखा कौन से फैक्टर्स पे हमारा हीट एक्सचेंज डिपेंड करता है। सबसे पहले मटेरियल पे डिपेंड करेगा, हमने देखा ग्लास और हमारे वेसल्स का एग्जांपल। फिर पॉलिश सरफेस और रफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। पॉलिश सरफेस रहेगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन और एमिशन कम होगा। रफ सरफेस रहेगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन और एमिशन ज्यादा होगा। अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो हीट बढ़ जाएगा, अगर मैंने टाइम बढ़ा दिया तो हीट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें छोटा सा रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है, छोटा सा रिलेशन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर का देखो, अब यहाँ पर देखो मुझे क्या मिला, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया A, राइट। यहाँ से क्या मिला, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पर जो Q है वो क्या है, हीट रेडिएटेड और एमिटेड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से कितने हीट बाहर निकल रही है, बराबर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू AT। Q इज प्रोपोर्शनल टू AT।
इस प्रपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आपने को क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे Q इज इक्वल टू E A T, वेर E इज एमिसिव पावर। एमिसिव पावर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एमिट कर सकता है उसकी पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E से। आपके बुक में R दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में R दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। R और E का मतलब सेम ही है। एमिसिव पावर बोलो या रेडिएटिव पावर बोलो, इट्स वन एंड द सेम। तो ये फॉर्मूला याद रखो, Q इज इक्वल टू E A T, या E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन A T। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन A T। इसकी यूनिट की बात करें, Q मतलब हीट, हीट का यूनिट जूल, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड, बराबर। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड किसका, एमिसिव पावर का। या तो फिर हमें पता है जूल पर सेकंड क्या होता है, वैट होता है। जूल पर सेकंड क्या होता है, वैट। तो हम लिख सकते हैं वैट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा E का यूनिट, ठीक है। दिस इज द एमिसिव पावर। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इसके बारे में पढ़ा हमने, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के बारे में, ठीक है।